स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसे विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अनेक इतिहासकारों ने इसे विश्व क्रांति का नाम दिया है। यह क्रांति न केवल फ्रांस के लिए बल्कि समस्त विश्व के इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना मानी जाती है। इस क्रांति के नारों ने समस्त विश्व के लोगों को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की प्रेरणा दी। यह क्रांति क्यों हुई, इसके अनेक कारण थे। 1589 ईस्वी में हेनरी चतुर्थ ने फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना की, जिसने 1610 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के 5 शासकों ने 1789 ईस्वी तक शासन किया। ये अत्यधिक निरंकुश और विलासी शासक थे। पहला पॉइंट है लुई 14वें की निरंकुशता। लुई 14वां 1643 से 1715 ईस्वी तक फ्रांस का सम्राट रहा। 1643 ईस्वी में जब यह शासक बना तब यह नाबालिग था। कार्डिनल मजरिन को इसके संरक्षक नियुक्त किया गया था। 1661 ईस्वी में इसके संरक्षक की मृत्यु हो गई। अब लुई 14वां सर्वे सर्वा बन गया था। इसने अनेक प्रदेशों को विजय करके साम्राज्य को फैलाया, यूरोप में फ्रांस के गौरव को बढ़ाया, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, वर्साय में सुंदर महल बनवाया, कला, शिक्षा और साहित्य को संरक्षण दिया। इसने राजमहलों और शाही ठाट बाट पर सरकारी खजाने को बहुत धन खर्च कर दिया, जिसने क्रांति के बीज बो दिए। वह स्वेच्छाचारी था, अपनी इच्छा से शासन चलाता था और कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। वह कैथोलिक मत का कट्टर अनुयायी था। प्रोटेस्टेंट मत के लोगों पर अत्यधिक अत्याचार किए। इसके अत्याचारों से तंग आकर अनेक कारीगर, शिल्पकार, व्यापारी फ्रांस छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस गए। उसने 54 वर्षों के शासनकाल में 28 वर्ष युद्ध किए। इन युद्धों में अत्यधिक धन खर्च किया, खजाना खाली हो गया। इस आर्थिक हानि को पूरा करने के लिए सम्राट ने सरकारी उच्च पदों को बेचना शुरू कर दिया। फ्रांस की जनता परेशान हो गई, जो विद्रोह के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है लुई 15वें की अयोग्यता। लुई 15वें ने 1715 से 1774 ईस्वी तक शासन किया। 1715 ईस्वी में जब यह सम्राट बना तब इसकी आयु 5 वर्ष की थी। इसका संरक्षक ड्यूक ऑफ ऑरलियंस को बनाया गया, जो 1715 से 1723 ईस्वी तक अपने पद पर रहा। बालिग होने पर इसने अपने अध्यापक कार्डिनल फ्ल्यूरी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने 17 वर्षों तक शासन को कुशलतापूर्वक चलाया। 1743 से 1774 तक शासन की बागडोर लुई 15वें के हाथों में रही। इसकी प्रशासन में रुचि नहीं थी। अपना अधिकतर समय शिकार करने, जुआ खेलने, रंगरलियां मनाने में नष्ट कर देता था। लुई 15वें ने शाही हरम पर खजाने से करोड़ों फ्रैंक खर्च कर दिए। लुई 15वें ने ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, जो 1740 से 48 के बीच लड़ा गया, तथा सप्तवर्षीय युद्ध, जो 1756 से 63 में लड़ा गया, इनमें पानी की तरह पैसा बहाया। इसकी कमजोरी के कारण पार्लेमा की शक्ति बढ़ गई, दोनों में टकराव बढ़ गया। 1771 ईस्वी में लुई 15वें के मंत्री मोपियो ने पेरिस पार्लेमा के न्यायाधीशों को देश निकाला दे दिया तथा न्याय की 5 कौंसिलें स्थापित कर दी। जनता ने सम्राट के इस कार्य की निंदा की और सम्राट के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार हो गए। लुई 15वां स्याही हरम पर अत्यधिक खर्च, ऑस्ट्रिया और फ्रांस युद्ध, सर्वोच्च कौंसिल के न्यायाधीशों को नौकरी से हटाने के कारण वह जनता की नज़रों में बदनाम हो गया। लियो गोर्सियो ने उसकी क्रांति के लिए जिम्मेदारी इन शब्दों में व्यक्त की है। वह अपने उत्तराधिकारी के लिए विरासत में सैनिक पराजय, आर्थिक उलझन, शासन की अयोग्यता, पार्लिया का विद्रोह और प्रचलित राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के प्रति बुद्धिजीवियों की असंतुष्टता छोड़ गया। लुई 15वें ने कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लुई 16वें का चरित्र। लुई 16वां 1774 ईस्वी में शासक बना। वह अयोग्य शासक था, 20 वर्ष की आयु में शासक बना। इस पर इसकी पत्नी मेरी एंटोइनेट का बहुत प्रभाव था। वह उसकी सलाह से ही कार्य करता था। वह अपना ज़्यादातर समय शिकार करने और अपनी पत्नी मेरी एंटोइनेट के साथ ही व्यतीत करता था। इसने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के विरुद्ध सेना भेज दी, जिससे आम जनता इसके विरुद्ध हो गई। आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के बजाय बार बार वित्त मंत्रियों को बदलता रहा। लुई 16वें की पत्नी जुए में करोड़ों लीवर नष्ट कर देती थी। वह इतनी फिजूल खर्ची थी कि फ्रांस के लोग उसे श्रीमती घाटा के नाम से पुकारते थे। वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। सम्राट लुई 16वां अपनी पत्नी की कठपुतली बना हुआ था।
वह प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, सम्राट को गलत कार्य करने पर विवश करती थी। इसके कारण ही सम्राट ने तुर्गो और नेकर जैसे योग्य वित्त मंत्रियों को उनके पदों से हटाया। इतिहासकार H.A.L. फिशर ने रानी एंटोइनेट के संबंध में लिखा है कि आलोचकों को वह ऐसे सायरन के समान प्रतीत होती थी जो कि राज्य रूपी जहाज को चट्टानों की ओर ले जा रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुश शासन। बुर्बो सम्राटों की इच्छा ही कानून थे, किसी को नियुक्त कर देते थे और किसी को भी अपने पदों से हटा देते थे। मनमानी से खर्चा करते थे, जनता पर मनमानी से कर लगा देते थे। किसी की सलाह नहीं मानते थे, प्रजा हित का भी ध्यान नहीं रखते थे। इन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, सारी शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। नेक्स्ट पॉइंट है दूषित न्याय व्यवस्था। देश में विभिन्न प्रकार के न्यायालय थे, सामंतीय न्यायालय, चर्च न्यायालय, वित्तीय न्यायालय, सैनिक न्यायालय और व्यापारिक न्यायालय। इनके अतिरिक्त 13 उच्च न्यायालय थे जिन्हें पार्लेमा कहा जाता था। इनके अधिकार क्षेत्र भी निश्चित नहीं थे। देश में एक जैसा कानून नहीं था, लगभग 400 विभिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे। छोटे छोटे अपराधों में मृत्युदंड दे दिया जाता था। न्यायाधीश उच्च वर्ग के होते थे जो भेदभाव करते थे, उच्च वर्गों का पक्ष लेते थे। मुकदमा जीतने वालों को न्यायाधीशों को भेंट देनी पड़ती थी जिसे एपाइसीज कहा जाता था। जनता इनसे परेशान थी। राजाज्ञा या लेटर द कैचे द्वारा कोई भी कुलीन या दरबारी अपने विरोधियों को दंडित करवा सकता था। राजा किसी को भी मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार करवाकर दंडित कर सकता था। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भ्रष्टाचार। बुर्बो वंश के शासकों की शासन प्रणाली दोषपूर्ण थी। देश की शासन पद्धति नौकरशाही पर निर्भर थी जो वंशानुगत थी। इस पर नियंत्रण लगाने वाली कोई संस्था नहीं थी। सम्राट ने आर्थिक हानि को पूरा करने के लिए उच्च पदों को धनी लोगों को बेच दिया था। ये अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, जिससे जनता परेशान हो गई। नेक्स्ट है संवैधानिक संस्थाओं का अभाव। बुर्बो शासन में संवैधानिक संस्थाओं का अभाव था। कानून बनाने के लिए, राजकीय विषयों पर विचार करने के लिए कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं थी जिसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल हों। स्टेटस जनरल नामक संस्था का 1614 ईस्वी के बाद कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। सरकार या प्रशासनिक ढांचे को निर्धारित करने के लिए कोई संविधान नहीं था। लोग चाहते थे कि शासन व्यवस्था का लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार पुनर्गठन किया जाए। नेक्स्ट है अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। सम्राट अपनी इच्छा से लोगों से कर लेते थे। उच्च वर्ग कर से मुक्त था। कर ठेकेदारों द्वारा वसूल किया जाता था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को कर एकत्र करने का अधिकार मिल जाता था, जिससे जनता परेशान थी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। राजा के विरुद्ध भाषणों और लेखों के माध्यम से आवाज़ नहीं उठाई जा सकती थी। भाषण, लेखन, प्रकाशन पर कठोर नियंत्रण था। राजा किसी को भी गिरफ्तार करवाकर दंडित करवा सकता था। प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। लोगों को राजनीतिक संघ बनाने, जन समागम करने का भी अधिकार नहीं था। सम्राट लुई 16वां कहता था कि यह चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि यह मैं चाहता हूँ। राजा अपने राज्य में जिसे चाहता उसे कैद करवा सकता था, बिना मुकदमा चलाए जो चाहे सजा दे सकता था। राजा के कृपा पात्र भी इस अधिकार का उपयोग कर सकते थे। इसके लिए उन्हें केवल राज्य की मुद्रा वाले पत्र की आवश्यकता थी। ऐसे पत्र राज्य की ओर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने तथा दंड देने के लिए जारी किए जाते थे, परंतु राजा के कृपा पात्र ऐसे मुद्रायुक्त पत्र प्राप्त कर लेते थे जिनमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का स्थान खाली रहता था। ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।